हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। जिस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, इस चैप्टर को मैंने समझाया हुआ भी है शॉर्ट में। अगर आप पूरा चैप्टर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है? पहले तो आप मतलब ही समझिए। मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि आटा, दाल, चावल, चीनी, जो कि ज़रूरी है डेली में खाना, तो भारत की जो सरकार है वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि ये चीज़ें सभी लोगों के पास अवेलेबल हैं या नहीं, या सभी लोगों को भरपूर मात्रा में ये चीज़ें मिल पा रही हैं या नहीं। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाद्य उपलब्ध रहे, मतलब हर एक व्यक्ति को खाना मिल रहा है, तो इसका मतलब भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित है। और इस खाद्य सामग्री को खरीदने के लिए लोगों के पास धन है, मतलब पैसा है, तो इसका मतलब सभी के पास ये पहुंचाया जा रहा है। तीसरा, ये जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ की दुकानों पर ये सारा सामान अवेलेबल है, तो भारत इस चीज़ से सुनिश्चित हो जाएगा कि सभी के पास ये जो खाद्य सामग्री है वो ठीक है। क्या क्या कि पहला तो उनके पास ये अवेलेबल हो, दूसरा उनके पास पैसा हो उसको खरीदने के लिए, और तीसरा सरकार जो है खुद उनके पास सामान को पहुंचा रही हो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? मतलब ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनके पास खाने पीने का सामान ना पहुंच पाता हो या वो उसको ना खरीद पाते हो। ऐसा कौन हो सकता है? तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए, जिसमें आते हैं भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं। ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं होती, जो दूसरों से उधार भूमि ले लेते हैं या लोन पे भूमि ले लेते हैं, तो उनके पास खाद्य सुरक्षा नहीं होती और ना ही उनके पास इतना धन होता है कि वो उसको खरीद सकें। नंबर 2, अपना छोटा मोटा काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं। नंबर 3, जो भिखारी होते हैं और जो शहरों में कामकाज करने वाले मज़दूर होते हैं। अनुसूचित जातियों के कुछ पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते और पैसे ना होने की वजह से वो कोई काम भी नहीं सीख पाते, तो इन सारी चीज़ों में वो लोग आ जाते हैं। और कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं जिनको दूध भी पिलाना पड़ता है और वो गरीब भी होती हैं, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो खाद्य सुरक्षा से सुनिश्चित नहीं है, मतलब उनके पास खाद्य सुरक्षा ठीक से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? अब हमें राज्य वाइज बताना है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे खाद्य असुरक्षा ज़्यादा है, मतलब ये जहाँ पे खाने की कमी है। सीधे सीधे अगर वर्ड्स में पूछा जाए तो जहाँ पे खाने की कमी है, असुरक्षा मतलब कमी। भारत में देखिए यूपी में, ठीक है, यूपी में जो पूर्व और दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, जैसे कि बिहार की तरफ, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर की तरफ जो है खाद्य असुरक्षा बहुत ज़्यादा है। यहाँ की तरफ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और मतलब वो फैमिली वाइज ही गरीब होते हैं, तो वो क्या करें, अनपढ़ भी होते हैं और पैसे ना होने की वजह से वो कुछ सीख भी नहीं पाते, तो यहाँ पे खाद्य असुरक्षा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? और अगर बना दिया है तो कैसे, ये भी बताना है आपको। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति है क्या। वैसे तो आपको ऊपर बेल आइकन पर दिख रहा है, आपको पूरा हरित क्रांति यहाँ से भी पता चल जाएगा वीडियो में। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी, हरित मतलब हरा भरा, ठीक है, तो ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें सरकार ने क्या किया था कि जो किसान होते हैं उनकी हेल्प करी थी, उनको अच्छे बीज दिए, सिंचाई के साधन दिए, ताकि वो अच्छे से और जल्दी से अनाज को उगा सकें और भारत में खाने पीने की कमी ना रहे।
तो अब आपसे यही पूछा गया है कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, भारत आत्मनिर्भर बना, मतलब भारत को अब ज़रूरत तो नहीं होती ना दूसरे देशों से गेहूं चावल खरीदने की या कुछ खरीदने की, और अगर बन गया है तो कैसे। तो देखिए हरित क्रांति का वाकई में बहुत पॉजिटिव असर हुआ है हमारे देश पे। भारत काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बन गया है, इनफैक्ट दूसरे देशों को सप्लाई भी करने लग गया है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है हमारा देश काफ़ी गरीबी में था उस टाइम, क्योंकि अंग्रेज़ सब कुछ लूट के ले गए थे। लेकिन हरित क्रांति से इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और हरित क्रांति से हमारा देश आत्मनिर्भर भी काफ़ी हद तक बना। लेकिन इसका फ़ायदा हर एक को एक जैसा नहीं पहुंचा। इसका जो फ़ायदा है, जो बड़े किसान हैं और पढ़े लिखे किसान हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा और भूमि है, उनको तो इसका खूब फ़ायदा हुआ। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि सरकार ने छोटे बड़े सभी किसानों को इसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, बट फिर भी उनको फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो हम कह सकते हैं कि भारत काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बन गया है, ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से अभी भी नहीं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। इसकी हमें व्याख्या करनी है कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके पास अभी भी खाना नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे लोग भूख से मर जाते हैं, कैसे, वो हमें बताना है। तो देखो भारत में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास, अगर हम पोषण देखें तो पोषण की दृष्टि से वो असुरक्षित है, मतलब उनको जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। रोज़ चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाए जा रहे हैं। अब आप बताइए, जो पोषण हमें गेहूं से मिलता है, आटे से मिलता है या दालों से और दूध से मिलता है, क्या वो पोषण सिर्फ चावल से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। या फिर रोज़ आप रोटी ही रोटी खाए जा रहे हैं, जो पोषण हमें बाकी चीज़ों से मिलता है क्या वो मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो भारत में बहुत बड़ा वर्ग है जहाँ पर दूध नहीं पहुँच पाता, गवर्नमेंट वहाँ सप्लाई नहीं कर पाती, जहाँ खाना नहीं पहुँच पाता, और अगर पहुँच पाता भी है तो वो बहुत इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं कि उनके पास इतना धन नहीं है कि वो उसको खरीद सकें। और ऐसे इलाकों में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को काम की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता है। लड़कियों की शादी भी जल्दी कर देते हैं, फिर उनके बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं, फिर उनको दूध वगैरह पिलाना होता है। एक तो पहले से ही उनको पोषण नहीं होता है, पहले से ही वो खाना पीना उनका बंद होता है, फिर बेबी को दूध भी पिलाना, तो सोचिए उसके लिए कितने पोषण की ज़रूरत होगी। तो भारत में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, और ये ऐसा इसलिए है, एक तो अनपढ़ होने की वजह से और पहले से ही गरीब हैं, और तीसरा जितनी भी सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं वो इनके पास पहुंच ही नहीं पाती। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? आपदा का मतलब होता है जैसे कि भूकंप आ जाना और सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सारी चीज़ें। अब ऐसे टाइम में खाने की चीज़ों पर कैसा प्रभाव पड़ता है ये हमें बताना है। तो देखो जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो इससे क्या होता है, जो उपज होती है वो ख़राब हो जाती है। जो पहले से ही उगी हुई जो गेहूँ, अनाज, चावल, कुछ भी उन्होंने किसानों ने उगा रखा है वो ख़राब हो जाता है। अगर वो ख़राब हो जाता है तो क्या होता है कि वो कम हो जाता है, ठीक है। अब जो कम सामान होता है वो आपको पता ही है कि वो महंगा बिकता है, तो रेट बढ़ जाते हैं। अब रेट बढ़ने का फ़र्क भी किस पे पड़ता है? गरीबों पे। जो लोग बेचारे गरीब हैं वो उसको ख़रीद नहीं पाते, और कई बार तो भूखमरी से मर भी जाते हैं। भूखमरी मतलब भूख से मर जाना, उसे भूखमरी कहते हैं। तो इसका यही प्रभाव होता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं के बारे में हमें बताना है। वैसे तो सरकार गरीबों के लिए काफ़ी कुछ करती रहती है, बट प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो सारी योजनाओं का जो बेनिफिट है वो अमीर ही ले जाते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए फॉर्म भरना होता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। अब ज़्यादातर गरीबों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, ऊपर से वो अनपढ़ भी होते हैं, तो वो उनको ये चीज़ें पता नहीं लग पाती। बहुत से के घरों में तो टीवी इंटरनेट की सेवा भी नहीं होती, तो उनको ये सब भी नहीं पता लग पाता। तो सरकार करती तो है लेकिन उन तक ये चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती। अब हम बताते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि गरीबों के पास खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, और कोई 2 योजनाएं हमें बतानी है यहाँ पे, जिसमें से पहली योजना ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नाम याद रखना, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन की दुकानों पे भेजती है। आप में से बहुत सारे लोग खरीदते होंगे, आपको पता ही होगा, आपके आस पड़ोस के या कोई भी, ठीक है। या आपने दूसरों को देखा होगा, राशन की दुकानें नहीं होती जहाँ पे 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो आराम से
राशन मिल जाता है। अब सरकार उसको लाती कहाँ से? सरकार उसको महंगे में खरीदती है किसानों से और उसको सस्ता करके बेचती है लोगों को, ताकि हर किसी तक खाना पहुंच सके। और ये वाली सेवा कई सालों से है, बहुत सालों से, जिसमें बहुत ही सस्ता राशन मिलता है, इतना सस्ता कि कितना भी गरीब आदमी हो वो उसे खरीद सकता है। और ये जो राशन की दुकानें होती हैं ये कहीं पे भी गली में, मोहल्ले में, थोड़ी थोड़ी जगह दूर मतलब छोड़कर सभी क्षेत्रों में बनाई गई हैं, जहाँ पे मंथली राशन बढ़ता है, और इसको हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब हमें बताना है दूसरी योजना के बारे में। दूसरी योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना में क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में AAY योजना भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें क्या होता है, इसमें जो गरीबों में भी बहुत ही ज़्यादा गरीब है उसको सरकार के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब उनका कोई कार्ड वगैरह या कुछ भी बना दिया जाता है जिससे ये साबित हो सके कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और उसके बाद जो है उसे जैसे कि हॉस्पिटल की सुविधा और स्कूल की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं, पैसे, अनाज वगैरह ये सब टाइम टू टाइम मिलता रहता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो देखिए, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम FCI कहते हैं, इसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल, ये जो है इसका भंडार होता है, इसको सरकार लोगों को भी फ़ायदा देती है और इससे किसानों को भी फ़ायदा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसानों की फसल अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन सरकार एक रेट तय कर देती है इसमें कि इस रेट में न्यूनतम रेट, जिसे हम कहते हैं कि न्यूनतम रेट इतना किसानों को मिलना ही मिलना है। ठीक है, कोई भी एक रेट तय कर देती है और उसके बाद उसको कम रेट पर ही लोगों को प्रोवाइड कराती है ताकि लोग भी उसे खरीद सकें। तो बाकी के पैसे कौन मिलाता है? बाकी के पैसे उसमें सरकार मिलाती है। इसलिए बफर स्टॉक बनाती है ताकि इससे किसानों को प्रोत्साहन मिल सके, क्योंकि अगर किसानों को लाभ नहीं होगा तो वो किसानी करना छोड़ देंगे, किसी और काम में लग जाएंगे। तो उनको प्रोत्साहन मिलता है लाभ कमाने के लिए, तो इसलिए सरकार बफर स्टॉक बनाती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं? मतलब ये जो सरकार ने राशन की दुकानें खुलाई हुई हैं जिसमें 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गेहूं वगैरह मिलता है बहुत ही कम कीमत पर, इसमें क्या समस्याएं हैं? तो इसमें देखो ये समस्याएं, पहली बात तो वो जो राशन वाला होता है ना, वो बहुत सारे गेहूँ चावल ना हड़प कर जाता है। हड़प मतलब वो बहुत सारा जो है ना ब्लैक करके बेचता है, लोगों को तो कम तोलता है और जो बचता है वो ज़्यादा बेच देता है। और उसकी दुकान में राशन सड़ा रहता है, मतलब महीनों महीनों उसको सड़ाए रखता है, गंदा कर देता है, उसके बाद लोगों को बांटना स्टार्ट करता है और अपने फ़ायदे के लिए कम भी तोलता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं राशन की दुकानों में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। ठीक है, जो सहकारी समितियां होती हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे लोगों को खाद्य उपलब्ध कराया है। तो कैसे? तो देखो, सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं, जिससे कि गरीब से गरीब लोग भी राशन को खरीद सकें। जानबूझ के ऐसी दुकानें खोलती हैं वो जो सहकारी समितियां होती हैं जिनके रेट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेज़ी से प्रगति प्राप्त कर रही है। दिल्ली में जो है, मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, मुझे पता है मदर डेयरी पर बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं जिस पे सरकार को लगता है कि वो न्यूनतम रेट वहाँ पे उपलब्ध करा रही है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ मैंने खुद जाके देखा हुआ है, कोई रेट कम वम नहीं होते। जो आलू 20 रुपये किलो मिलता है वो वहाँ 30 रुपये किलो मिलते हैं। भिंडी यहाँ 20 रुपये किलो होगी, वहाँ 40 रुपये किलो होगी, कोई कम वम नहीं होते, सब बकवास है। तो आपको लिख देना है वैसे कि दिल्ली में सरकार ने इतना कुछ कर रखा है, वहाँ पे मदर डेयरी पे सब्जियाँ मिलती हैं और दूध मिलता है बहुत ही न्यूनतम रेट पर। और गुजरात जैसी जगहों पर अमूल ने धावा बोल रखा है। ठीक है, अमूल कंपनी ने दूध का उत्पादन इतना बढ़ा दिया है, सभी दूध आराम से पी लेते हैं, अब वहाँ पर ख़रीद लेते हैं क्योंकि पहले मिलता ही नहीं था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैंने आपका कमेंट पढ़ा तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।